नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। तो साथियों, आज का जो हमारा विषय है वह है ज्ञान की अवधारणात्मक समझ या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। तो हम आज ज्ञान विषय वस्तु के संदर्भ में चर्चा करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ज्ञान जो शब्द है वो अत्यंत ही हमें कठिन महसूस होता है। हम जब भी ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ज्ञान बहुत ही रहस्य से भरा हुआ शब्द है और जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में जानना बहुत ही जटिल कार्य है। और इसे बड़े बड़े महात्मा या फिर हम ये कहें जो साधना किए रहते हैं वे ही ज्ञान के बारे में जान सकते हैं, या फिर वे प्रकांड ज्ञानी होते हैं और या कहेंगे कि हम वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तभी वो ज्ञान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो यह हमारे जो ज्ञान की अवधारणा है उसके संबंध में हमारे मन में यह धारणा बैठ गई है कि वास्तव में वह कठिन शब्द है और जिसका अर्जन नहीं किया जा सकता, जिसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो आइए हम देखें कि जो दैनिक हमारा जो जीवन है उसमें हम कितनी सरलता से ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, जिसे हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम ज्ञान के प्राप्त करने के प्रोसीजर पर हैं। तो जितना यह कठिन लगता है उतना ही सरल है। आइए इसकी अवधारणा को हम इन प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि वे कौन से प्रश्न हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वह भी ज्ञान के अवधारणा के प्रति। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पहला जो प्रश्न है वह यहाँ पर दिया गया है, क्या ज्ञान के बारे में चर्चा करना या ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत जटिल और कठिन कार्य है। हमने पहले भी यह चर्चा की है आपसे कि यह बहुत ही शब्द रहस्यमय है और जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या जिन लोग बहुत ज्ञानी होते हैं वही ज्ञान के बारे में चर्चा या परिचर्चा या उसकी अवधारणा को समझ सकते हैं। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और दूसरा ये है दैनिक जीवन में हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम यह भी देखें कि जो हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें हम ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान को भी जानने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है। ज्ञान लेन देन की प्रक्रिया है, क्या ज्ञान लेन देन की प्रक्रिया है, क्या इसको दिया जा सकता है, क्या इसको लिया जा सकता है। ज्ञान को समझने के पूर्व तीन शब्दों को समझना अत्यंत आवश्यक होगा। पहला शब्द है, दूसरा अवधारणा और तीसरा वस्तु। तो एक एक करके हम इसके बारे में भी जानेंगे। भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का ज्ञान हमें किस प्रकार से होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें दृश्यमान हैं, जो भौतिक कहना चाहिए संसार में उपलब्ध है, उसको हम देख सकते हैं, ठोस चीज़ें हैं, वस्तुओं के रूप में हैं। और जो अभौतिक वस्तुएं हैं, जो अमूर्त हैं, उन वस्तुओं का ज्ञान हमें किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो मूर्त ज्ञान हमें कैसे होता है और अमूर्त ज्ञान कैसे होता है। ज्ञान के अध्ययन के चार प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। ज्ञान के चार प्रमुख आयाम होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमें ज्ञान कैसे होता है या हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, उस प्रोसीजर के बारे में भी चर्चा करेंगे। ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान में क्या संबंध है, यह भी जब तक हम नहीं समझेंगे ज्ञान को हम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे या उसकी अवधारणा हमारे मन में स्पष्ट नहीं हो पाएगी। ज्ञान की सत्यता और असत्यता का परीक्षण कैसे किया जाए, यह भी एक
चिंतन का विषय है कि उसकी प्रामाणिकता किस प्रकार साबित की जाए। तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या ज्ञान के बारे में चर्चा करना या ज्ञान प्राप्त करना जटिल कार्य है या कठिन कार्य है। साथियों, आपको मालूम होगा कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते रहते हैं और हमको अनुभव मिलते रहता है और वही अनुभव हमारा ज्ञान है। तो यह सरलता से हमें प्रतिदिन प्रतिपल हमको प्राप्त होता रहता है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। जैसे कि किसी वस्तु के बारे में मैं जानता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे उस वस्तु के बारे में ज्ञान है, मुझे मालूम है। कहने से भी हमको ये पता चलता है कि हमको किसी वस्तु के बारे में मालूम है। या किसी से परिचय है तब भी आप कह सकते हैं कि मुझे उस व्यक्ति का परिचय मालूम है। तो ये बहुत ही सरल है। यदि हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं और जो हमें अनुभव सरलता से प्राप्त हो जाता है वह हमारा ज्ञान होता है। दैनिक जीवन में हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसका तात्पर्य वही है कि हम अपने दैनिक जीवन या कार्यों को जब पूरा करते हैं तो हमें कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त होता है और वह हमारा ज्ञान होता है। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ, आइए अब हम क्रमशः सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यह ज्ञ अक्षर से बना हुआ है, तो ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। यानी जानने वाला का तात्पर्य क्या है कि जो जानने की क्रिया में शामिल होता है या जिसको ज्ञान प्राप्त होता है या जो ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो जानने वाला उसके लिए अक्षर है ज्ञ। अब हम ये दूसरे अक्षर की बात कर रहे हैं जो ज्ञा है। इसका मतलब होता है जानना। हम सब जानते हैं KNOW, नो यानी जानना। तो यह अंग्रेजी के भी शब्द से इसका तात्पर्य जानना निकलता है, या हम कहेंगे कि मालूम होना। मुझे मालूम है यदि आप कहेंगे तो भी उसका अर्थ जानने के लिए होगा। या आप कहेंगे मुझे आता है, जैसे आप कहेंगे कि मुझे दौड़ना आता है तो भी से आप कहेंगे कि उसे ज्ञान है दौड़ने का। मुझे पढ़ना आता है तो भी से आप कहेंगे कि उसे पढ़ने का ज्ञान है। तो समझना भी इसका अर्थ होता है, अनुभव करना होता है, परीक्षण करना और पहचानना। इतने सारे अर्थ ज्ञा के निकलते हैं। तो जो ज्ञान शब्द है उसके लिए जानना, मालूम होना, पता लगाना भी हो सकता है या समझना भी हो सकता है, और यह अंग्रेजी के नॉलेज शब्द से बना है। तो आइए, जब हमको शाब्दिक अर्थ का जो है वो हमको पता चल गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि क्या ज्ञान लेन देन की प्रक्रिया है। इस पर हम विचार करें। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई भी जो कक्षा में अध्यापन कार्य करते हैं या फिर हम कहीं पर कुछ सुनने जाते हैं तो अक्सर यह वाक्य प्रयोग में लाया जाता है कि उन्होंने हमें ज्ञान दिया, या हम कहते हैं कि ज्ञान देने वाली कोई चीज़ है, ज्ञान दिया जाता है। तो इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता होगी, हमें सोचने समझने की आवश्यकता होती है कि क्या हमको कोई ज्ञान दे सकता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि मेरे पास एक पुस्तक है, यदि एक पुस्तक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देने वाला, यहाँ पर क्या हो सकता है, देने वाला, और यहाँ पर कह सकते हैं हम उसको लेने वाला। तो यदि कोई देने वाला व्यक्ति है, वह पुस्तक को
लेने वाले व्यक्ति को दे देता है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो ये कोई वस्तु है जिसको हमने पुस्तक कहा है, यदि देने वाला व्यक्ति पुस्तक को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो यहाँ पर यह पुस्तक नहीं रह जाता। क्या हम कहेंगे कि कोई भी जो वस्तु है, चाहे पुस्तक हो, चाहे पेन हो, चाहे आप किसी भी प्रकार मेज हो, या फिर हम कह सकते हैं वह किसी पेड़ हो, पौधा हो, गमला हो, किसी भी प्रकार का जो वस्तु है, यदि हम कोई व्यक्ति उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास, प्रथम व्यक्ति के पास वह वस्तु नहीं रह जाती। वह वस्तु दूसरे व्यक्ति, लेने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, फिर जो प्रथम व्यक्ति है उसके पास वस्तु नहीं रहेगी। अब इसको हम यदि हम ज्ञान से तुलना करें तो हम देखेंगे कि प्रथम व्यक्ति के पास फिर उस स्थिति में ज्ञान रहेगा ही नहीं, और जितना भी ज्ञान उसने प्राप्त किया है वह दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर वह उस प्रथम व्यक्ति के पास कोई ज्ञान नहीं होगा। तो यदि हम कहें कि ज्ञान लेने देने की वस्तु है तो यह असंभव है। नहीं तो सबके पास, जिसके पास भी जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वह दूसरे को जैसे ही ज्ञान देगा उसके पास ज्ञान नहीं रह जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में यह लेने और देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक प्रकार से अर्जन की प्रक्रिया है, स्वयं प्राप्त करने की प्रक्रिया है, स्व अर्जित करने की प्रक्रिया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ें। ज्ञान को समझने से पूर्व इन 3 शब्दों को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला है, हम शब्द को समझने का प्रयास करें, वर्ड क्या है। उसके बाद दूसरा है अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। फिर वस्तु क्या है, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम यह देखें कि शब्द, जब भी हम कोई जो शब्द बोलते हैं या हम उसको कहते हैं तो उसे हम ध्वनि समूह के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी जो शब्द जब हम बोल रहे हैं तो वह एक प्रकार का ध्वनि समूह है, और उस ध्वनि समूह को किसी व्यक्ति के द्वारा सुना जाता है। सुनने की क्रिया या प्रक्रिया होती है, और सुनने के बाद हम उस शब्द के बारे में अर्थ ढूंढते हैं या पता लगाते हैं कि वास्तव में उस ध्वनि समूह का क्या अर्थ होता है। और जैसे ही हम अर्थ के बारे में जानते हैं तो अर्थ के अंतर्गत वस्तु के प्रति भाव या विचार उत्पन्न हो जाता है। भाव या विचार का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे जो उस शब्द से जुड़े हुए लक्षण हैं या भाव हैं वह हमारे मन में, या कहना चाहिए कि मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। तो यह एक छवि के रूप में, छाया के रूप में अंकित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई शब्द कहते हैं तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, और वह शब्द एक प्रकार का ध्वनि समूह होता है, और ध्वनि समूह के द्वारा हम सुनने की प्रक्रिया करते हैं, और या हम सुनते हैं, और सुनने के बाद हमें अर्थ का पता चलता है कि उस ध्वनि समूह का क्या अर्थ होता है। अर्थ हम कैसे मालूम करते हैं कि उस वस्तु के प्रति हमारे मन में या उनके लक्षणों
के या भाव या विचार के कारण एक छाया अंकित हो जाती है हमारे मस्तिष्क में, और हम जान जाते हैं कि वह ध्वनि समूह उस वस्तु के लिए है, और यही अवधारणा होती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, अवधारणा कहेंगे। यानी जब भी किसी शब्द के बारे में जब हम बोलते हैं तो एक छवि उत्पन्न हो जाती है, हमारे मस्तिष्क में एक छाया उत्पन्न हो जाती है, और उस छाया में वो समस्त लक्षण होते हैं उस शब्द के प्रति या उस ध्वनि समूह के प्रति, और वही हमारी अवधारणा होती है। वस्तु या वस्तुओं का समूह, अब यहाँ पर इसका मतलब है कि उस प्रकार की बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वह भी हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, या उसके लक्षण भी हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। तो वस्तु या वस्तुओं का समूह का मतलब ये होता है। अब हम यहाँ पर देखें, एक कोई भी हम शब्द कहकर देखते हैं या ध्वनि समूह करके देखते हैं। यदि हम पेन बोलते हैं, यदि हम पेन कहते हैं तो पेन एक ध्वनि समूह है और शब्द है। इसको जैसे ही हम पेन को सुनते हैं तो हमें अर्थ ढूंढने की आवश्यकता होती है कि पेन का अर्थ क्या होता है। हमें अर्थ कब मालूम होगा, जब हम उसके भाव या विचार के रूप में अपने मस्तिष्क में उसको प्रकट होने देंगे। तो हम पेन के बारे में क्या विचार कि पेन एक लिखने वाली वस्तु है जिसमें इंक होता है और जिसमें जो भी कई कलर के हो सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे विचार पेन के संबंध में, उसके आकार के बारे में, उसके रंग के बारे में, उसके लिखावट के बारे में, उसके नीब के बारे में बहुत सारे जो भाव और विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तब हम पेन की अवधारणा हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट होती है, और यही अवधारणा को हम बहुत सारे पेन से जोड़ सकते हैं। यानी पेन कहने से वे सारे पेन हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं जितने भी प्रकार के पेन होते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं वस्तु या वस्तुओं का समूह की अवधारणा हमें स्पष्ट रहती है, और जब हमें अवधारणा स्पष्ट हो जाती है तब हम उसी को ज्ञान कहते हैं। तो यह बात आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो गई होगी कि वास्तव में हमें ज्ञान कैसे होता है या फिर ज्ञान क्या है। तो हम कहेंगे कि जब अवधारणा अंकित हो जाती है तो वही हमारा ज्ञान है। चलिए हम देखें कि भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का ज्ञान हमें किस प्रकार होता है। यहाँ पर ये देखिए कि जो भौतिक है, यानी मैंने मूर्त बताया था आप लोगों को, तो जैसे पुस्तक है, पेन है, बिल्ली है, कुत्ता है, पेड़ है, रेलगाड़ी है। तो ये सब दृश्यमान वस्तुएं हैं जो कि भौतिक संसार में हमको ठोस के रूप में दिखलाई देते हैं। अब इनका ज्ञान तो हमें अवधारणाओं के आधार पर हो जाता है। हम पुस्तक के बारे में अवधारणा बनाते हैं, और जितने भी प्रकार के पुस्तक संसार में होते हैं सबकी हमारी अवधारणा बन जाती है। हम किसी भी पुस्तक को देख करके समझ जाते हैं कि यह पुस्तक है, या कोई हमें पुस्तक शब्द कहता है तो सारे जो लक्षण हैं वो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। पेन भी उसी प्रकार है। बिल्ली कहेंगे तो सारे प्रकार के बिल्ली हमारे मस्तिष्क में आ जाएंगे, चाहे छोटी बिल्ली हो, चाहे बड़ी बिल्ली हो, चाहे जंगली बिल्ली हो, किसी भी प्रकार की बिल्ली हो, तो उसकी अवधारणा हमें स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि उसी प्रकार अभौतिक वस्तु यानी अमूर्त चीज़ों की अवधारणा किस प्रकार बनती है। हम ये कह सकते हैं कि जब भी अवधारणा बनती है तो वो मूर्त की भी बन जाती है और अमूर्त की भी बन जाती है। अभौतिक चीज़ों की भी जो दृश्यमान नहीं है, जो वो भी उनकी भी अवधारणाएं बनती हैं। तो जैसे दुख है तो हम जान जाते हैं कि दुख कहने से कि दुख का मतलब क्या होता है, या दुख में क्या क्या पीड़ा होती है, किस प्रकार के अनुभव होते हैं हम जान जाते हैं, या हम उनके लक्षणों के, दुख के लक्षणों को समझ जाते हैं। भले ही दुख ठोस के रूप में संसार में उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार यदि हम सुख कहेंगे तो भी से हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। न्याय, प्रेम, ज्ञान,
विश्वास, ये सारे जो शब्द हैं जो कि ठोस अवस्था में नहीं हैं, अभौतिक अवस्था में या अमूर्त अवस्था में हैं, लेकिन फिर भी हम उनके लक्षणों के आधार पर समझ जाते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ें। ज्ञान के अध्ययन के 4 प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? तो अब हम आयामों के बारे में अध्ययन करेंगे। आयाम का मतलब होता है डायमेंशंस। डायमेंशंस कौन कौन से? तो आयामों का अध्ययन करना। तो जब भी हम इनके आयामों का अध्ययन करते हैं, इसका मतलब है कि हम ज्ञान मीमांसा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान मीमांसा कर रहे हैं। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम जो 4 प्रमुख आयाम हैं उसके अंतर्गत ज्ञान क्या है हम पता लगाते हैं। ज्ञाता और ज्ञान के बीच क्या संबंध है, यानी ज्ञाता यानी जो जानने वाला है, और ज्ञान का अर्थ आपने समझा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। उसी प्रकार ज्ञान के साधन कौन 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 से साधन हैं जिसके आधार पर ज्ञान को अर्जित या प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम ये कहें कि आप्त ज्ञान एक प्रकार का साधन है, या परंपरा या रूढ़ी से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो एक प्रकार का साधन है, कह सकते हैं। ज्ञान की सत्यता और असत्यता का परीक्षण कैसे किया जाए। चौथा आयाम है कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, तो उसकी सत्यता, वह सत्य है कि असत्य है, उसका हम कैसे परीक्षण करें या कैसे पता लगाएं कि वह सत्य है ज्ञान कि असत्य है। हम किस आधार पर अपनी कक्षाओं पर जो कुछ भी हम बताते हैं वह सत्य है या असत्य है, यह विद्यार्थी कैसे साबित करेगा, परीक्षण कैसे करेगा। तो इस प्रकार से जो हम 4 आयामों का अध्ययन करते हैं उसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तो 4 आयाम इसके आपने समझने का प्रयास किया। हमें ज्ञान कैसे होता है, यानी हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखें, जब भी हम किसी शब्द के बारे में चर्चा करते हैं या हम सुनते हैं या बोलते हैं या पता लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सूर्य शब्द लिखा हुआ है, तो जब भी हम किसी शब्द के बारे में बात करते हैं, जो ज्ञाता होता है या जो जानने वाला है, वह जैसे ही सूर्य शब्द सुनता है तो उसको सूर्य के बहुत सारे जो लक्षण हैं वो उसके मस्तिष्क में प्रकट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य का इस प्रकार का भी आकार हो सकता है, ऐसा भी आकार हो सकता है, ऐसे भी हमें कभी कभी दिखता है और ऐसा भी दिखता है और इस प्रकार का भी दिखता है। तो इसका मतलब यह है उसके आकारों का, उसके रंग का, उसके प्रकाश की तीव्रता का, सूर्य के बनावट का, यानी अलग अलग तरीके से हमको दिखलाई देता है। तो यह व्यक्ति के आधार पर, ज्ञाता के आधार पर होता है। अलग अलग ज्ञाता को अलग अलग प्रकार का अनुभव हो सकता है। हम सब कह सकते हैं कि सबका ज्ञान एक समान नहीं होता है, सबका ज्ञान अलग अलग हो सकता है। तो वो अपने अनुभव के आधार पर अवधारणाओं का समूह बनाता है, किसी वस्तु के अवधारणाओं का समूह बनाता है, और जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर हम कहें कि लक्षण के आधार पर हो सकते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है या जो ज्ञाता ने ज्ञान प्राप्त किया है वह स्थिर ज्ञान नहीं होता, उसमें वृद्धि होती रहती है समय के अनुसार। जैसे कि हम सूर्य के बारे में समय के अनुसार बहुत सारी जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो जानते रहते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। हम सूर्य के बारे में पता लगाते रहते हैं कि उसमें प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, उसमें क्या तत्व होते हैं। तो ये सब जो सारी बातें हैं वो ज्ञान में वृद्धि होते रहती है। तो हम ज्ञान इस प्रकार से, या कोई भी जो ज्ञाता है वो ज्ञान प्राप्त करता है। चलिए अब हम ये देखें कि ज्ञान क्या है। यह ज्ञान है, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। या हमारा प्रश्न था कि ज्ञाता
या हम इसको बोलेंगे नोअर, यानी जो जानने वाला है। और ज्ञेय का मतलब है कोई भी विषय, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ज्ञान यानी नॉलेज, जानते हैं आप। तो फिर यहाँ पर इन तीनों में क्या संबंध है, तो आइए हम यहाँ पर देखें। जानने वाला ज्ञाता कहलाता है। जो जानने वाला होता है वो ज्ञाता कहलाता है, जिसको जानना है। अब जैसे मान लो कि कोई भी जो व्यक्ति है, मोहन है, वो पेन को जानना चाहता है, तो मोहन ज्ञाता हो गया और पेन ज्ञेय हो गया। जिसको जानना चाहता है, पेन को जानना चाहता है, तो वो ज्ञेय हो गया। और जिसको जाना जा चुका है, और जब वह जान जाता है यानी जानने की क्रिया समाप्त हो जाती है, और जो उसको अनुभव होता है वह ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार हम ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, यानी जब तक ज्ञाता नहीं रहेगा तो ज्ञेय और ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। यदि पूरे संसार में, ब्रह्मांड में केवल ज्ञाता है और जानने वाला, जिसको जानना है, वो है ही नहीं है, तो ज्ञान नहीं होगा। उसी प्रकार यदि ज्ञेय है, सारे जगह केवल जानने के लिए है, लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं है, ज्ञाता कोई नहीं है, तो भी इसे ज्ञान नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि ज्ञाता और ज्ञेय के रहने से ही, या फिर हम कहेंगे कि जो नोअर है, जानने वाला है, और जिस चीज़ को जानना है वह दोनों का रहना आवश्यक है, तभी ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जिससे जाना जाता है, जानने के साधन के रूप में, यानी जिस माध्यम या साधन के रूप से हम जानते हैं, उसको हम कहते हैं, जैसे अंतर सूझ से हम जानते हैं, अंतर ज्ञान से जानते हैं, अंतर्दृष्टि से जानते हैं अभौतिक चीज़ों को या अमूर्त चीज़ों को, हम अंतर मन से जानते हैं। तो वो साधन है, जिससे जाना जाता है वह साधन है। यदि हम इंद्रियों से जानते हैं तो वो भी जानने के साधन हैं। जैसे हम जो चीज़ दृश्यमान है उसको हम आँखों से देख लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंद्रियों से हमने उसको जाना। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जाना जाता है इससे, यह सब ज्ञान है। उसी प्रकार दूसरे में आते हैं, जानने की क्रिया के फलस्वरूप को जाना जाता है, या जानने की क्रिया के फलस्वरूप जो जाना जा चुका है वह ज्ञान है। ज्ञातम इति ज्ञानम, यानी जाना जा चुका है। मैंने पहले भी बताया कि यदि हम पेन को जान चुके हैं तो वह फिर ज्ञान है। चलिए, ज्ञान की सत्यता और असत्यता का परीक्षण कैसे किया जाए। ज्ञाता के मन में विश्वास होना, यानी अब हमारे पास यह सवाल उठता है कि ज्ञान की सत्यता, ट्रुथफुलनेस या फॉल्सिटी का परीक्षण कैसे किया जाए, टेस्ट कैसे करें। कोई भी जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसका हम कैसे उसको सत्य माने या असत्य माने। तो एक तो सबसे पहला जो कारण है वो है ज्ञाता के मन में विश्वास होना चाहिए, और ज्ञाता के मन में विश्वास को सत्य होना चाहिए। एक तो विश्वास होना चाहिए, दूसरा उसको सत्य भी होना चाहिए। विश्वास को सत्य मानने का प्रमाण होता है, और आपके पास ऐसा प्रमाण भी होना चाहिए। केवल आपके पास प्रमाण होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं। तो ऐसा प्रमाण भी होना चाहिए जिसके आधार पर आप उसको सत्य मानते हैं। तो तीन चीज़ों के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। एक तो ज्ञाता के मन में विश्वास होना चाहिए किसी ज्ञान के बारे में, और ज्ञाता के मन में विश्वास को सत्य होना चाहिए कि नहीं, मैं जो जान रहा हूँ वो सत्य है। और विश्वास सत्य को प्रमाण होना चाहिए, यानी वह व्यक्ति को उसके पास प्रमाण भी होना चाहिए। और वह प्रमाण क्या होना चाहिए? भ्रम रहित, संदेह ना हो, निश्चित होना चाहिए, कन्फर्म, प्रमाणित होना चाहिए, वेल प्रूव्ड होना चाहिए। तो वह ज्ञान कहलाता है, और इसी ज्ञान को हम कहते हैं प्रमा। तो इस प्रकार जो प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान या फिर भ्रम
रहित ज्ञान, निश्चित ज्ञान, प्रमाणित ज्ञान को कहते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? ज्ञान के बारे में इसमें विवेचना की गई है, विश्लेषण किया गया है। मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे और ऐसे ही इस विषय के वीडियो के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको यह सूचना मिलते रहे। आपके सब्सक्राइब करने से आपको सूचना मिलेगी नए वीडियो की। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।